वो पुरानी बातें थी, पहले की बातें थी। टीचर्स जो है वो जब क्लास में आते थे उस टाइम पर चौक का डब्बा रखा रहता था। डस्टर जो है वो भी बड़ा वाला डस्टर होता था, कपड़े वाला, है ना, वो तकिए की तरह, छोटा तकिया। फिर चौक से जब लिखते थे तो पूरे हाथ जो है सफेद हो जाया करते थे, है ना। फिर टीचर जो किसी को लगा दिया तो उसके गाल पे भी सफेद हो जाता था, देखा है कभी? लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आज यहाँ पर मिटाने की जरूरत नहीं है ना। आज यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। ये रहा मार्कर इसका, ये आपकी चौक है, इसी से लिखो और इसी से मिटा दो, कुछ नहीं करना है। आज इस सब का जो बुरा असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है बेटा? आंखों पर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हैं इसमें लाइट है, और लाइट के लिए आपकी आईज जो है वो सेंसिटिव होती है ना। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां जो है वो बड़ी होती। क्यों? क्योंकि वो लाइट को स्टोर करने की कोशिश करती है कि जहां से लाइट आ रही है आने दो, ठीक है, ताकि मैं उस लाइट को यूज करके देखूं तो सही क्या दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही लाइट अगर बहुत ज्यादा होती है तो हमारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है कि नहीं नहीं बहुत है, इतनी लाइट नहीं चाहिए, है ना। ये हमारे रेटिना का, हमारे कॉर्निया का एक हम कह सकते हैं एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कि जिसके अंदर हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर जो कॉर्निया है वो अपने आप ही सिकुड़ता है और एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो इसका जो असर है वो पड़ता है किसके ऊपर? हमारी आइज पर। दूसरा, आज जो है वो फोन के इतने आदी हो चुके हैं हम यहाँ पर बात करें तो ग्राम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में सब पता है ना। ग्राम का मतलब चना, है ना, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में सब पता है अपने। तो अब उस फोन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे ज्यादा जो उसका प्रॉब्लम है वो क्या है? रेडिएशंस का। किसका? रेडिएशंस का। उससे तरंगे निकलती है, किरणें निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उससे क्या होता है? हमारे शरीर के जो फंक्शंस है वो अफेक्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पहले टावर लगते थे इसके क्या कहते हैं, मोबाइल के टावर। अब आजकल देखते हो कहीं किसी की छत पे लगा हो, पहले बीच में तो इतने बड़े बड़े टावर हर जगह लगे रहते थे, अब हट गए। कारण क्या है? कि उससे हमारे मेटाबॉलिज्म पर बहुत इफेक्ट हुआ है। इस चीज का पता जो है वो लग चुका है। कई ऐसे हैं जहां पर कई घरों के अंदर जो है बहुत घातक बीमारियां भी इससे हो चुकी हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इससे सुविधा हुई है, इसीलिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका यूज लिमिटेड करना है। ऐसा नहीं कि बस हमारे पास है तो इसका यूज करते रहो। इसका यूज क्या करना है? लिमिटेड करना है, ठीक है। अच्छे से यूज करें, समझदारी से करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बेवकूफी के साथ ही करते रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा भी है, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, फिर व्हाइट बोर्ड आ गया, आज डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है? इसका जो कलर चाहो वो कर सकते हो तुम, इतना तुम्हारे लिए कर दिया है कि तुम्हें जिस पे दिखता है वो कलर तुम रख लो, फिर भी नहीं पढ़ रहे। ये सबसे बड़ी तो क्या कहते हैं, दुर्भाग्य वाली बात है। उस टाइम पर जो पढ़ते थे वो आज ना जाने कहीं पर आईएएस बन के बैठे होंगे, कोई आईपीएस हो गए, कोई बैंक में मैनेजर बन के बैठा, कोई रिटायर ही हो गए। लेकिन आज हमारे लिए इतनी सुविधा है फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सुविधाएं ज्यादा मिलती है तो इंसान आलसी हो जाता है ना। पहले पंखे चला करते थे, पहले तो पंखे भी नहीं थे, ऐसे बैठ रहे थे वो हवा करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद पंखे चलने लगे, तो पंखा चल रहा है तो कुछ सालों तक वो भी चला, उसके बाद पता लगा अरे यार गर्मी बढ़ गई है, पंखे में भी आराम नहीं है। फिर लगा कूलर, कूलर भी लगा। अब कूलर से क्या हो गया कि वहां पर थोड़ी सी एक बहुत ही पार्शियलिटी वाली चीज हो गई, उससे बच्चे क्लास में जल्दी आने लग गए, वो कूलर के पास जाके बैठ जाते कि मैं यही बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। तो फिर वहां पर कंपटीशन होने लग गया, तो फिर उस कंपटीशन को कम करने के लिए एसी लगवा दी। तुम्हारे पास हो, तुम खुशनसीब हो, एसी लगा हुआ है। अभी चला क्या करना है तुमको? अभी कौन सी गर्मी आ रही है इतनी? तो एसी भी लगा हुआ है, एसी चलता भी है, हाँ चलता है, ये रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो अब एसी चलने लग गया, है ना। तो हमारे लिए सुविधाएं बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही अच्छी जो हॉस्टल की मेरी आदत थी, कई बार जैसे आज
कल एग्जाम है, एक दिन पहले पढ़ते थे, ठीक है, कल एग्जाम है, आज पढ़ाई करनी है, और आज पढ़ना है तो पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, तो कल एग्जाम है ना। तो अब पढ़ना है, लेकिन 11 बजे 10-11 बजे उसके बाद नींद आने लग जाती है कि यार अब कैसे पढ़ाई करें। और वही मई जून का टाइम जब आपके सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, उस टाइम पर पंखा चल रहा है कि थोड़ी आराम है, नींद आ रही है, तो क्या करते, पंखा बंद कर देते। तो अब आराम नहीं है, अब नींद आएगी भी नहीं, अब पढ़ाई करो। तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी हमारे लिए और बुरी चीज दोनों साबित हो रही है। आपका जो डिजिटल इंडिया है, आपका जो ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, इससे जो बच्चे सच में मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए तो ये मान लो कि 4 चांद लग गए उनके, है ना, वो बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जो मेहनत करने से डरते हैं या आलसी हो गए, उनके लिए भी 4 चांद लग गए, उनके तो 5 स्टार लग गए, 5 स्टार एसी लग गया। तो अब वो और आलसी हो चुके कि अरे अब तो क्लास क्यों जा रहे हो, अरे एसी चलता हो आप, 5 घंटे 6 घंटे तो आराम से बैठे कम से कम, कि बैग में क्या है, तकिया ले जा रहा हूं मैं एक, वहीं पे रख के सो जाओ। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड नेम एंड क्रॉप। ठीक है, ये भी हमारा एक टॉपिक है जिससे सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल आएंगे। आपको इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, 1-2 बार आपको आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। पूछोगे कि एलाक्लोर का नाम क्या है, तो कोई कहेगा लासो नाम है उसका, ठीक है। पेंटामिथाइलिन का पूछोगे तो कहे स्टाम्प M45 है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग इसके नाम है। और दूसरा, कौन सी क्रॉप में हम इसको यूज कर सकते हैं, कौन सी फसलों में यूज किया जाता है, उसके आधार पर भी है। कई बार पूछ लेता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है, मेट्रीब्यूजन किस में यूज किया जाएगा, तो लेग्यूमिनेसी में यूज करते हैं, वहां पर सोयाबीन था उसका ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या गया, सोयाबीन गया। पेंडिमिथाइलिन किस में यूज करते हैं, दलहनी फसलों में, ठीक है। इसके बाद बात करें जैसे एलाक्लोर है, एलाक्लोर किसके अंदर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा राइस के अंदर करते हैं, धान में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको समझ ले। सबसे पहला हमारा जो हर्बिसाइड है वो कौन सा है बेटा, एलाक्लोर। कौन सा है, ठीक है। एलाक्लोर का जो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम का नाम क्या है बेटा, व्यापारिक नाम। क्या मतलब है इसका, व्यापारिक नाम। मतलब व्यापारी इसको किस नाम से बेचते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो आप कहोगे एलाक्लोर दे दो, कोई नहीं समझेगा, कहेगा पता नहीं क्या चाहिए, कि लासो दे दो, तो वो दे देगा कि हाँ ये केमिकल है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, उसका ट्रेड नेम या व्यापारिक नाम कौन सा है बेटा, लासो। सबसे ज्यादा किसके अंदर यूज किया जाता है इसका, तो हम कहेंगे राइस के अंदर यूज होता है, पैडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स में यूज होगा तो मेज के अंदर यूज किया जाता है। मेज कब ग्रो करते हैं, खरीफ में, राइस सोयाबीन खरीफ में। तो याद रखेंगे यहां पर हमारी जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। जिसको खरीफ में हम ग्रो करते हैं उसके अंदर हम एलाक्लोर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो डिकम्पोजिशन है या फिर इसका ट्रांसलोकेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। इसको हम रबी के अंदर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें, अगला हमारे पास कौन सा बेटा, फ्लूक्लोरेलिन। कौन सा है, फ्लूक्लोरेलिन। इसका नाम अच्छे से याद रखना, क्या कहते हैं बेटा इसको, बैसालीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैसालीन। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन, बट प्री पीजी लेवल पर पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार कि फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, बैसालीन। ओके, किसके अंदर यूज करते हैं वो अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्लूक्लोरेलिन का यूज किस में होता है, धान में किया जाता है। किसके अंदर करेंगे, धान के अंदर। कई जगह जो है फ्लूक्लोरेलिन है उसको आलू के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, राइस के अंदर, धान के अंदर कर रहे हैं। और कई जगह जो है वो दलहनी फसलों में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। हमें मेन याद रखना है, मेन किस में यूज करेंगे, धान के अंदर। नेक्स्ट बात करें कौन सा बेटा, ग्लाइफोसेट। कौन सा है,
राउंड अप, राउंड का मतलब क्या होता है? गोल, अप का मतलब ऊपर, मतलब गोला ऊपर उठ गया। तो ग्लाइफोसेट का मतलब क्या है? जिस पर छिड़काव करा वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें राउंड अप किसका नाम है? ग्लाइफोसेट का। कैसा हर्बिसाइड है ये? चयनात्मक या अचयनात्मक? कैसा है? अचयनात्मक। चलो, इसका उपयोग कब किया जाता है? बुआई से पहले, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले, या फिर अंकुरण के बाद? वेरी गुड, अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये ट्रांसलोकेटेड है, ये पौधे के शरीर में फैल जाता है। इसीलिए जब तक पौधा नहीं उगेगा किसमें फैलाओगे? तो कब उपयोग करेंगे? अंकुरण के बाद होगा, खड़ी फसल में यूज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मुख्य रूप से कहां पर यूज किया जाता है? एक तो नॉन क्रॉप्ड एरिया, या फिर हम कह सकते हैं अकृषित क्षेत्रों में। कहां पर उपयोग किया जाएगा बेटा? अकृषित क्षेत्रों में, जहां पर कोई फसल नहीं है, क्योंकि ये सबको खत्म करेगा। इसीलिए ऐसी जगह छिड़काव करो जहां पर फसल नहीं है। इसके अलावा कल हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था बेटा, इसका यूज और किसके अंदर करते हैं? लूसर्न में या रिजका में किया जाता है। किसके कंट्रोल के लिए? अमरबेल के लिए। कास्ट्री तो बरसी में बेटा ना, तो किसके लिए यूज करेंगे? कस्कूटा या अमरबेल के नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट का उपयोग जो है वो किया जाता है। कल बात करी थी, याद आ गया क्या? ठीक है, वहां पे अच्छा, ये भी अच्छी चीज है। चलो, तुम्हारे घर के पास में प्लॉट है कोई खाली? मतलब कोई बाड़ा तो होगा, कोई खाली है, उसके अंदर खरपतवार ही खरपतवार उगे हुए हैं। बारिश के समय पर मच्छर आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे? उससे आएंगे। उसकी वजह से बेचारे छोटे छोटे जीव है, सांप है, बिच्छू है, ये भी तो आएंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है? नुकसान ही तो है। और दूसरा, हमारा घर बड़ा अच्छा रंगीन कलर से बना हुआ, एकदम शानदार लग रहा, पास में वहां पर खरपतवार उगे हुए, कोई आएगा देखा यार कितना अच्छा घर है, और जैसे अरे यार कितना खराब लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? अच्छी चीज नहीं। या फिर हम बात करेंगे, हम कोई एक जगह ऐसी है जहां गार्डन बना हुआ है, जहां पर बिल्कुल खाली जगह है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी सी, कोई सरकारी मान लिया ऐसा है, उसके अंदर जो है पूरा पोर्च बना हुआ है, उसमें ये खरपतवार ही खरपतवार उग रहा है, अच्छा लगे? नहीं, तो उससे एस्थेटिक वैल्यू खत्म हो रही है, सुंदरता कम हो रही है। तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं? वहां पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा खेत है, खेत में फसल है, खेत के पास में क्या है? मेड़ है। ठीक है, मेड़ पर कोई फसल है क्या? नहीं है। वहां पर हमें खरपतवार चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो वहां पर छिड़काव कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए जो है ये काम आता है। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन है? एट्राजीन। कौन है एट्राजीन का भाई? सीमाजीन। एट्राजीन का नाम क्या होता है बेटा? एट्राटेफ। क्या नाम है? एट्राटेफ। और सीमाजीन का नाम क्या है? एक्वाजीन। क्या नाम है इसका? एक्वाजीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि एट्राजीन में तो हमने एट्राटेफ ले लिया, एट्रा का एट्रा जो वर्ड है वो पहले ले लिया, और सीमाजीन में जीन जो है वो बाद में ले लिया, तो क्या हो गया? एक्वाजीन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एट्राजीन का नाम क्या है? एट्राटेफ। और सीमाजीन का नाम क्या है? एक्वाजीन। चलो, किसके अंदर यूज किया जाएगा? मक्का के अंदर। इसके साथ साथ किसके ये अंदर यूज करते हैं? ज्वार में, बाजरा में, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसमें यूज करेंगे? C4 पादपों में इसका उपयोग किया जाता है। चलो, एट्राजीन और सीमाजीन दोनों जो है इसका उपयोग कब किया जाएगा? अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब पीई के रूप में, प्री इमर्जेंस के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन जो है बेटा, एक बार क्वेश्चन लिखना।
चलो क्वेश्चन का पहले जवाब दे दें, उसके बाद बात करेंगे आगे। ओके, वेरी गुड। चलो, कितने लोग कहते हैं 2,4-D? कोई नहीं कहता? कितने अच्छे बच्चे हो तुम। चलो, कौन कहता है ग्लाइफोसेट होगा? नहीं होगा, इससे तो फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना। कितने लोग कहते हैं एट्राजीन होगा? ठीक है। कितने लोग कहते हैं सीमाजीन होगा? ठीक है, तो तुम सारे गलत हो। आंसर क्या है? एट्राजीन। सीमाजीन नहीं है बेटा, एट्राजीन है। कहाँ पढ़ लिया? कहाँ पे? मक्का में सीमाजीन सबसे ज्यादा यूज कर। नहीं बेटा, एट्राजीन है। एट्राजीन जो है उसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। क्यों करते हैं वो सुन लो। आपके जो आईसीआर की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसके अंदर भी इस चीज का मेंशन है कि एट्राजीन और सीमाजीन, इनमें से सबसे ज्यादा जो प्री इमर्जेंस या बुआई के बाद और अंकुरण से पहले उपयोगी है वो कौन है? एट्राजीन है। सीमाजीन जो है उसकी एक ड्रॉबैक है थोड़ी सी, वो क्या है कि जब अपन इसको यूज करते हैं तो कई बार बुआई के बाद और अंकुरण से पहले भी इसका असर जो है मक्का के पौधों पर होने लगता है, ठीक है। दूसरा, और इसका उपयोग अगर मक्का के पौधे बाहर निकल गए तो सीमाजीन जो है उसकी वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एट्राजीन जो है वो फिर भी उसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंट है, वो फिर भी उसको बचा लेता है। इसीलिए सर्वाधिक उपयोगी जो है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, वापस क्या पूछा है? सर्वाधिक उपयोगी। ये नहीं कहा कि सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला कौन सा है। क्या पूछा है? सर्वाधिक उपयोगी, मतलब बेनिफिशियल कौन सा है, वो क्वेश्चन है। हो सकता है आप सीमाजीन कह रहे हो तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो उपयोगी है, जिसका फायदा हम ले रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है बेटा? एट्राजीन है। ओके, इसीलिए क्वेश्चन लिखवाया है, इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि दोनों मक्का में यूज होते हैं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का नेचर सेम है, टाइम सेम है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, तो क्या करना है? एट्राजीन, ठीक है, सीमाजीन नहीं करें उसको। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। इसके अंदर अगले हमारे पास जो है, एक तो है डाइक्वाट और एक कौन सा है? पैराक्वाट। डाइक्वाट और पैराक्वाट किसके अंदर यूज करेंगे बेटा? वेरी गुड। कहां पर? अकृषित क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये भी तो ग्लाइफोसेट के भाई है, ठीक है, अचयनात्मक शाकनाशी है। तो इनको मुख्य रूप से अपन कहां पर यूज करेंगे बेटा? दोनों को अकृषित क्षेत्रों में। कहां पर यूज करेंगे? अकृषित क्षेत्र जो है वहां पर इनका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से किया जाएगा, ठीक है। बात करें इनके नाम क्या है, तो डाइक्वाट को क्या बोलते हैं? रिगलोन। क्या कहा जाता है? रिगलोन। और जो हमारा पैराक्वाट है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेमेक्सोन। क्या बोलते हैं? ग्रेमेक्सोन कहा जाता है। ओके, डाइक्वाट का नाम क्या है? रिगलोन, और पैराक्वाट का नाम क्या है? ग्रेमेक्सोन। एक बार इन सब के नाम वापस बोल ले मेरे साथ। एलाक्लोर का नाम क्या है? लासो। फ्लूक्लोरिलिन का, ग्लाइफोसेट का, एट्राजीन का, ओके, सीमाजीन का, एक्वाजीन, डाइक्वाट का और पैराक्वाट का। चलो समझ में आ गया। ये तीन अच्छे से याद रखना, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? अकृषित क्षेत्रों में। आपके लिए क्वेश्चन जो है बन सकता है, अकृषित क्षेत्रों में किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट या उपरोक्त सभी? कौन सा? उपरोक्त सभी, ठीक है। और अगर दूसरा जो है वो अपन को ऑप्शन दे दिया, तब हमें फिर उसके अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा। इसके अंदर अगला जो हमारे पास है वो कौन सा है? आइसोप्रोटुरोन। कौन सा है बेटा? आइसोप्रोटुरोन। आइसोप्रोटुरोन का नाम क्या है? एरेलोन। क्या बोलते हैं इसको? एरेलोन। एक था रिगलोन, डाइक्वाट, और एक क्या है? एरेलोन। कौन सा है? आइसोप्रोटुरोन।
ठीक है, ये किसके अंदर यूज किया जाता है बेटा? गेहूं के अंदर। किसके अंदर यूज करेंगे? गेहूं के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? गेहूं सा के नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए? गेहूं सा के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस समय पर उपयोग करेंगे बेटा इसको? अंकुरण के बाद उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। पोस्ट इमरजेंस के रूप में यूज होता है 2,4-D और आइसोप्रोटोन। ठीक है, एक छोटी सी चीज याद रख सकते हो तो रख लेना, आपके गेहूं के अंदर जितने भी शाकनाशी हैं वो सारे के सारे कब उपयोग किए जाते हैं? खड़ी फसल में। कब उपयोग करेंगे? खड़ी फसल में उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, पेंडिमिथिलिन है, लेकिन पेंडिमिथिलिन का उपयोग ज्यादातर गेहूं के अंदर हम करते ही नहीं है। ठीक है, गेहूं के अंदर जो है वो कब उपयोग करते हैं? सारे शाकनाशी, चाहे वो आपका आइसोप्रोटोन हो, चाहे 2,4-D हो, चाहे वो आपका मेटासल्फ्यूरोन हो, सल्फोसल्फ्यूरोन हो, सबका उपयोग कब किया जाता है? खड़ी फसल में या अंकुरण के बाद उपयोग किया जाता है। ठीक है, गेहूं से कोई सा भी पूछ ले तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर, अगला कौन सा है? इमेजाथाइपर। कौन सा है? इमेजाथाइपर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? परसूट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परसूट। ठीक है, पैराशूट नहीं है, क्या है ये? परसूट है। और इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? दलहनी फसलों में, और इसके साथ साथ किसमें किया जाता है? सोयाबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सोयाबीन में हमारे पास दो नाम आगे बेटा, एक है मेट्रिब्यूजिन और एक कौन सा है? इमेजाथाइपर। ठीक है, मेट्रिब्यूजिन और इमेजाथाइपर दोनों इंपॉर्टेंट है। इमेजाथाइपर का उपयोग जो हम करते हैं वो कब करेंगे? कहीं पे भी अभी तक पढ़ा नहीं है, यहां से याद रख ले। इमेजाथाइपर है, इसका उपयोग कब किया जाता है बेटा? प्री इमरजेंस के रूप में किया जाएगा। कब किया जाएगा? प्री इमरजेंस के रूप में। ये जो आपके शाकनाशी आप पढ़ रहे हो, समय के आधार पर आपको एक जनरल आइडिया जो है ये रखना है। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तब आप एक चीज पढ़ोगे और वहां समझोगे कि हम जो पढ़ रहे थे वो चीज जो है वो कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ गलत भी है। क्योंकि आइसोप्रोटोन को हमने अभी कहा कब उपयोग करेंगे? खड़ी फसल में। लेकिन जो मेरा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आइसोप्रोटोन का उपयोग है वो कब है? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। ठीक है, ये जो इसबगोल में, धान में नहीं, इसबगोल में, तो वहां पर हम उसका उपयोग कब कर रहे हैं बेटा? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। जबकि हम किताबों में क्या पढ़ रहे हैं कि उसका उपयोग कब करना है? खड़ी फसल में। तो आप जब बड़ी क्लासेस में आओगे तब इस चीज पे जब रिसर्च रिलेटेड चीजें जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि इनका टाइम जो है वो इनकी डोज के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके लेवल पर इतना डीप नहीं है, आपको तो बस एक नॉर्मल जो है वो याद रखना है कि इनका मुख्य उपयोग जो है वो कब किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, एक हमारे पास कौन सा है? प्रोपेनिल। कौन सा है? प्रोपेलिन मत करना, कौन सा है? प्रोपेनिल। प्रोपेनिल का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका नाम क्या है बेटा? स्टाम्प। क्या नाम है इसका? लेकिन आगे याद रखना है कौन सा है? स्टाम्प F34। क्या नाम है? स्टाम्प F34। प्रोपेनिल का उपयोग किस में किया जाता है बेटा? राइस में किया जाता है, चावल में किया जाता है। कौन सी अवस्था पर? वेरी गुड। कब करते हैं इसको? सीडलिंग या फिर हम कह सकते हैं पौध अवस्था में। कब उपयोग किया जाता है? पौध अवस्था में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप जैसे ही धान की रुपाई करोगे कितने दिन बाद? लगभग 25 से 30 दिन। गीली नर्सरी की बात कर रहे हैं तो कितने दिन में करोगे? 25 से 30 दिन। रोपाई के 1 सप्ताह तक आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो कब कर रहे हैं हम? नॉर्मली पौध अवस्था में या फिर रोपाई के 5 से 7 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? प्रोपेनिल का। नेक्स्ट बात करें बेटा, कौन सा है? पेंडिमिथेलिन। कौन सा है? पेंडिमिथेलिन। पेंडिमिथेलिन के लिए तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कब उपयोग करेंगे? अंकुरण के पहले और बुआई के बाद। ठीक है, चलो पेंडिमिथेलिन का नाम क्या है बेटा? स्टाम्प है। क्या नाम है इसका भी? स्टाम्प। लेकिन कौन सा स्टाम्प है? M45।
इसीलिए नाम कंफ्यूजिंग है। एक हमारे पास प्रोपेनिल हो गया, एक कौन सा हो गया, पेंडिमिथिलिन हो गया। ठीक है, प्रोपेनिल का नाम क्या है, स्टाम्प F34 और पेंडिमिथिलिन का नाम क्या है, स्टाम्प M45। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक जैसे नाम है, थोड़ा सा अलग याद रखना है। पेंडिमिथिलिन का नाम याद रखना चाहो, इसका नाम याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करें पेंडिमिथिलिन का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो हम कहेंगे दलहनी फसलों में। कहां पर किया जाता है, दलहनी फसलों में। कब उपयोग करेंगे बेटा, पीई के रूप में। कौन से रूप में किया जाएगा, पीई के रूप में, प्री इमरजेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट बात करें, कौन सा है, नाइट्रोफेन। कौन सा है, नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन जो है इसका नाम क्या है बेटा, टॉक E25। क्या बोलते हैं इसको, टॉक E25, टॉक E25 कहा जाता है। ये टॉक है, टॉक नहीं है। ठीक है, टॉक क्या है, जगह का नाम है, जिले का नाम है। किसके अंदर यूज करेंगे बेटा, नाइट्रोफेन का पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर उपयोग किया जाता है। किसके अंदर उपयोग करते हैं, आलू के अंदर। इसमें से जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसकी बात कर ले। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेटा अपन से, पहला तो पूछा हुआ है नाइट्रोफेन का ट्रेड नेम क्या है, तो क्या नाम है, टॉक E25, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा हमसे पूछा हुआ है कि नाइट्रोफेन का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है, तो किसमें करेंगे, आलू में उपयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। इसके अंदर अगला हमारे पास कौन सा है बेटा, ब्यूटाक्लोर। कौन सा है, ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का भाई कौन था बेटा, एलाक्लोर का नाम क्या था। ओके, इसका नाम क्या होता है, मचेट। क्या बोलते हैं इसको, कई बोल जो है इसको मैकाटी भी कहते हैं, कई लोग इसको मचेटी भी कहते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम बोल सकते हैं। तो आप मचेट याद रखें या फिर मचेटी लिखना चाहें तो मचेटी लिख सकते हो या फिर मचेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप नाम पढ़ोगे एग्जाम में आएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे इसकी बात की जा रही है। कई लोग इसको मैकाइटी जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका नाम है बेटा, ब्यूटाक्लोर का। एलाक्लोर किसमें यूज करा था, धान में, और तो ब्यूटाक्लोर भी किसमें होगा, धान में और सोयाबीन। आगे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नए हर्बिसाइड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन से, एक तो है सल्फोसल्फ्यूरोन और एक कौन सा है, मेटासल्फ्यूरोन या मैट सल्फ्यूरोन भी कहते हैं। कई लोग इसका नाम जो है वो केमिकली बोलते हैं मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल, MSM। ठीक है, इसको दोनों के नाम जो है अच्छे से देख ले बेटा। एक तो कौन सा है, सल्फोसल्फ्यूरोन। कौन सा है, सल्फोसल्फ्यूरोन का नाम क्या है, लीडर। क्या नाम है इसका, लीडर। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब इसकी खोज की गई, जब इसको इंट्रोड्यूस किया, तब हमें लगा कि इससे ताकतवर कोई हर्बिसाइड नहीं आएगा, तो हमने इसका नाम क्या लग दिया, लीडर। ठीक है, इसको लीडर बना दिया, सरदार बना दिया। लेकिन इसका ये भ्रम बहुत जल्दी तोड़ दिया गया। ठीक है, किसके अंदर यूज करते हैं बेटा, ये गेहूं के अंदर। किसके अंदर यूज करेंगे, गेहूं के अंदर यूज किया जाता है। किसके लिए, द्विबीजपत्री खरपतवारों के लिए। किसके लिए करते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके अंदर, गेहूं के अंदर। क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ भी है हमसे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ, सल्फोसल्फ्यूरोन के द्वारा किस प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और सकड़ी पत्ती वाले या जकड़ा जड़ वाले, बताओ। ऑप्शन सुन लो, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तीसरा ऑप्शन है जकड़ा जड़ वाले और चौथा है सकड़ी पत्ती वाले। चलो कितने लोग कहते हैं एक बीजपत्री के लिए, चलो कितने लोग कहते हैं द्विबीजपत्री का नियंत्रण करता है। ठीक है, कितने लोग कहते हैं मूसला जकड़ा जड़ वालों का नियंत्रण करेगा, कोई नहीं करता। कितने लोग कहते हैं लास्ट की सकड़ी पत्ती वालों का नियंत्रण करेगा, कोई नहीं कहता। हाँ, कोई कह रहे थे, उनके लिए बता दूं,
कि द्विबीजपत्री सही है, जकड़ा जड़ का मतलब भी मोनोकोट हो गया और सकड़ी पत्ती वाले का मतलब भी मोनोकोट हो गया। ठीक है, चलो फिर बात करें। लास्ट हमारे पास कौन सा है बेटा? मेटासल्फ्यूरोन। कौन सा है? मेटासल्फ्यूरोन। और मेटासल्फ्यूरोन जो है वो हमारे लिए ऐसा शाकनाशी आया जिसने सभी को पीछे कर दिया। ठीक है, मेटासल्फ्यूरोन जो है इसका नाम क्या है? एक तो इसका नाम बोलते हैं एली, या फिर इसी को हम बोलते हैं एस्कॉर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स, फौज। क्या मतलब है एस्कॉर्ट का? फौज। ठीक है, फौज क्या करती है? तबाही मचा देती है, जैसी अभी यूक्रेन में चल रही है ना, तो फौज क्या करती है? तबाही कर देती है। तो इसका काम भी वही है। ठीक है, तबाही करना। किसकी करना बेटा? गेहूं के अंदर करना। किसकी? फेलेरिस माइनर, या फिर हम कहें गेहूसा की। किसकी बात करें बेटा? गेहूसा की तबाही करना। किसका काम है? मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल का। एक और छोटी सी चीज यहां से याद रखनी है, वो देख लें। मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल जो है या मेटासल्फ्यूरोन जो है, इसकी डोज कितनी उपयोग की जाती है? ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें 240 की, चलो एक बार 240 की बात कर लें। 240 की जो डोज है वो कितनी होती है? लगभग 240 की अगर डोज की बात करें तो वो लगभग होती है 0.75 केजी पर हेक्टेयर। कितनी होती है बेटा? 750 ग्राम। मतलब हम कह सकते हैं आधा किलो से ज्यादा और 1 किलो से कम। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? मेटसल्फ्यूरोन की, मेटासल्फ्यूरोन की, तो इसकी डोज होती है बेटा 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 4 ग्राम कितना होगा? इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए काफी है। 1 हेक्टेयर की पूरी जो फसल है उसके अंदर छिड़काव इतने से आप पाउडर से कर सकते हो, इतना स्ट्रांग होता है ये। ठीक है, बात करें इसका जो बड़ा भाई आया था पहले, क्या नाम है? सल्फोसल्फ्यूरोन। इसकी भी डोज की बात करनी पड़ेगी जब मेटासल्फ्यूरोन की कर रहे हैं तो, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा फिर। ओके, कितनी करते हैं बेटा? सल्फोसल्फ्यूरोन की डोज अगर अपन लेना चाहे तो कितनी करेंगे? लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी करते हैं? 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो इसकी डोज हम लेते हैं। मैक्सिमम जो इसकी डोज होती है पर हेक्टेयर वो कितनी है? 40 ग्राम। वो भी बिल्कुल सही है, पर वो मैक्सिमम डोज है, एवरेज डोज नहीं है। हमें एवरेज डोज की बात करनी है। एग्जाम में नहीं पूछता कि मैक्सिमम कितना लेते हैं। ठीक है, एवरेज जो है वो कितना है? 25 से 30 ग्राम पर हेक्टेयर। तो अब देख लो 240 भी गेहूं में यूज हो रहा है, कितना चाहिए? 750 ग्राम। सल्फोसल्फ्यूरोन यूज हो रहा है, कितना चाहिए? 25 से 30 ग्राम। मेटासल्फ्यूरोन कितना चाहिए? 4 ग्राम। अब कोई और आ जाएगा जो 1 ग्राम चाहिए होगा। अभी तक तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इसकी इनकी डोज इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप बात करो बाकी सबकी कि पेंडिमिथाइलिन कितना यूज करेंगे तो वो भी लगभग 0.75 केजी पर हेक्टेयर है। ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डोज कोई नहीं पूछता। आपको जो डोज पूछी जा सकती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा। इमेजत हाइपर और सोयाबीन के अंदर कहाँ गया इमेजत हाइपर? हाँ ये रहा। हाँ पोस्ट इमरजेंसी बेटा, सॉरी प्री इमरजेंसी नहीं है, इसको हटाना बेटा एक बार। पोस्ट है, प्री नहीं है। ओके, प्री इमरजेंसी नहीं है, इमेजत हाइपर पोस्ट इमरजेंसी है। ठीक है, और इसीलिए हमारे लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है कि हम पेंडिमिथाइलिन को यूज करते हैं प्री इमरजेंसी, और अगर फिर भी इसका खरपतवार नियंत्रण नहीं होता तब जाके इमेजत हाइपर जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, वो पोस्ट इमरजेंसी है, प्री इमरजेंसी में नहीं है। एक बार इसको चेंज कर लो। तो समझ में आ गई ये चीजें। आपको मेन तो इनके नाम याद होने चाहिए सबसे पहले। दूसरा आपको याद क्या होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप में यूज करते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपकी क्रॉप्स जो है वो कुछ ही क्रॉप्स जो है उनके अंदर यूज किया जा रहा है, और
जो जनरल है उसके लिए कोई नहीं पूछेगा कि उसको किसमें यूज करते हैं किसमें नहीं करते हैं। जैसे अट्राजिन सिमाजिन है, इनका यूज C4 पादपों में हो रहा है ना, तो आपको पूछ लेगा मेज के अंदर या फिर सोरगम के अंदर या गन्ने के अंदर किसका यूज होगा, तो अट्राजिन सिमाजिन। पेंडिमिथिलिन की बात करें तो सभी दलहनी फसलों में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ गया। इमेजोथाइपर की बात करें तो किसके अंदर यूज कर रहे हैं, वो भी दलहनी फसलों में और सोयाबीन के अंदर जो तिलहनी फसल है उसमें यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए पर्टिकुलर आ रही है, बाकी जनरल जो हमारी क्रॉप है उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल कंट्रोल जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, किसका, हमारे जो वीड्स है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लें बेटा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि गेहूं में जो हमारे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकड़ी पत्ती वाले का मतलब क्या हुआ बेटा, नेरो लीफ, कौन से नेरो लीफ वीड्स जो है उनके कंट्रोल के लिए हम किसका यूज जो है वो करते हैं। चलो अब बता दो बेटा क्या आंसर है। ओके, कितने लोग कहते हैं मेटासल्फ्यूरन सही है, ठीक है, कितने लोग कहते हैं सल्फोसल्फ्यूरन सही है। कितने लोग कहते हैं 2,4-D सही होगा, कोई नहीं कह रहा कि कोई तो कह दो। चलो, कितने लोग कहते हैं पेंडिमिथिलिन सही है। चलो सही आंसर क्या है बेटा, मेटासल्फ्यूरोन, ठीक है। क्यों है वो समझ लो, क्योंकि हमने अभी लिखा था मेटासल्फ्यूरोन का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, गेहूं सा के लिए। किसके लिए, गेहूं सा। गेहूं सा कैसा होगा, गेहूं जैसा, मतलब सकड़ी पत्ती वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया बेटा, मेटासल्फ्यूरोन। दूसरे की बात कर लेते हैं कि सर उनका नाम क्यों नहीं लिखा, तो दूसरा हमें कौन सा दिया, सल्फोसल्फ्यूरोन। अभी हमने लिखा सल्फोसल्फ्यूरोन को किसके लिए करते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार के लिए। और द्विबीजपत्री खरपतवारों की पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी पत्तियां होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो गया। 2,4-D वैसे किसी ने आंसर नहीं दिया, तुम जानते हो, अच्छे से रटा हुआ है तुम्हें। चौड़ी पत्ती वालों के लिए करता तो सकड़ी पत्ती का नाम आएगा ही नहीं। और लास्ट बात करें तो कौन सा है, पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन भी तो हो सकता था आंसर। ओके, पहली चीज की ये दलहनी फसलों में यूज होता है। दूसरी चीज, गेहूं में कर भी लिया तो कब करोगे, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। क्या ये केवल सकड़ी पत्तियों का नियंत्रण करेगा, क्या नहीं, चाहे चौड़ी पत्ती हो चाहे सकड़ी पत्ती हो, सबका नियंत्रण होगा। इसीलिए पेंडिमिथिलिन भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, अब समझ में आ गई बात। चलिए, ऑयल सीड्स में कर रहे हैं ना बेटा, सोयाबीन ऑयल सीड भी है, सब में कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें,
चलो अब ऑप्शन सुन लो इसके। ऑप्शन क्या क्या है बेटा? पहला ऑप्शन जो है बेटा वो है अपने पास 2,4-D। एक हमारे पास है डाईयूरोन। एक है हमारे पास प्रोपेनिल और एक हमारे पास है डाइक्वाट। चलो आंसर क्या हुआ? डाइक्वाट। वेरी गुड। ये क्या, जब एग्जाम होता है ना तो ये डाइक्वाट कैसा लगने लगता है? डाईयूरोन जैसा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। डाईयूरोन की जो चीज है वो याद रखना। डाईयूरोन किस में उपयोग होता है? कपास के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। डाईयूरोन और इसका भाई कौन? मोनोयूरोन, दोनों का उपयोग जो है वो किसके अंदर होता है? कपास के अंदर, ठीक है। 2,4-D का सर्वाधिक उपयोग किसके अंदर होगा बेटा? हाँ, ये भी अपने लिए क्वेश्चन बनता है। 2,4-D का सर्वाधिक उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? तो क्या करोगे? गेहूं करना है। क्या करना है? गेहूं। सबसे ज्यादा जिसका उपयोग करते हैं, मतलब जिस फसल में करते हैं 2,4-D का, वो किस में करते हैं? गेहूं में करते हैं, ठीक है। चलिए, एक इसके अंदर प्रोपेनिल किस में यूज कर रहे हैं बेटा? धान में। और डाइक्वाट है वो हमारा क्या हो गया? अकृषित क्षेत्रों में। 2,4-D से रिलेटेड एक और चीज है, उसकी बात कर ले। इसको चाहे तो कहीं पर भी आप लिख ले। 2,4-D संवेदनशील किस्म, ठीक है। 2,4-D संवेदनशील किस्म किसकी बेटा? गेहूं की। किसकी बात कर रहे हैं? गेहूं की, ठीक है। क्या नाम है उसका? अर्जुन वैरायटी। इसको हम और क्या कहते हैं? HD 2004। क्या कहा जाता है इसको? HD 2004। किसको? अर्जुन वैरायटी को कहा जाता है। और ये कैसी है? 2,4-D के लिए संवेदनशील है, ठीक है। चलो, एक इसके अलावा क्वेश्चन और बनता है, उसकी बात कर ले। हम बात कर रहे हैं बेटा कपास की। किसकी बात कर रहे हैं? कपास की। कपास में जब हम क्या करते हैं? 2,4-D का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वैसे तो हम नहीं करते, हम इतने बेवकूफ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कपास क्या है? द्विवर्षीय फसल है कि नहीं, है ना। और कपास जो है वो अब कटी है, मतलब जनवरी फरवरी के बाद कटती है। उससे पहले हम क्या करते हैं? गेहूं की बुआई कर देते हैं। मान लो कि हमारे पड़ोसी ने क्या लगा रखा था? कपास लगा रखी थी खरीफ में। अभी तक कपास कटी नहीं है। हमने क्या करा? अक्टूबर में ही क्या लगा दिया बेटा? गेहूं लगा दिया। अब गेहूं के अंदर हमें 2,4-D छिड़कना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हमने गेहूं के ऊपर छिड़काव करा, हवा तेज चल रही थी, उसकी वजह से वो जो शाकनाशी है 2,4-D वो कहाँ चला गया? कपास की तरफ। तो वहां पर क्या होगा बेटा? कपास के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अपनी उंगलियों की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उंगलियों की तरह, ठीक है। मतलब कपास के पत्ते देखे हुए हैं आपने, ठीक है, बड़े अच्छे से शेप में ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसकी पत्तियां जो है फटने लग जाती है और अलग अलग जो है वो हाथ की तरह, उंगलियों की तरह जो है ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है बेटा? फिंगर लीफ डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिंगर लीफ डिजीज कहते हैं। कौन सी डिजीज? और दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कहते हैं? एपीनास्टी। क्या बोलते हैं बेटा? एपीनास्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगती है? अंगुलियां बनने लगती है। तो इतना सा याद रखना, कपास पर अगर गलती से 2,4-D चला गया तो उसकी वजह से कौन सा रोग होगा? फिंगर लीफ डिजीज होगी। कौन सी डिजीज? फिंगर लीफ डिजीज होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है।